प्राइम मिनिस्टर खुद धांधली में मुलव्विस था, उसको रिजाइन करना चाहिए। हम उन 4 हलकों की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। ये इतनी सरीहद धांधली हुई है, हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हैं। तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के आम इंतखाबात में। वोट को ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे। मुतालबा करेंगे कि हर वोट की गिनती हो। बैलेट बॉक्सिंग की चोरी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट में डाका डाला है। अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इंतखाबात में धांधली की तारीख उतनी ही पुरानी है जितने खुद इंतखाबात पुराने हैं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो अवाम ने कायदे आज़म के बयानिए को वोट दिया और पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन आज भी मकबूजा कश्मीर और जूनागढ़ की अवाम यही कह रही है कि वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जो भी इंतखाबात हुए उसमें धांधली और वोट पर डाका डाले जाने का शोर जरूर सुनाई देता है। अयूब खान ने 60 की दहाई में जब इंतखाबात में धौंस और धांधली की तो फातिमा जिन्ना ने भी यही कहा कि वोट को इज्जत दो। 70 की दहाई का आगाज हुआ तो कायद के पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया गया। इस साहने की बड़ी वजह भी इलेक्शन के बाद उसके नताइज को तस्लीम ना करने की धांधली ही थी, जब मशरकी पाकिस्तान की अवाम ने कहा कि वोट को इज्जत दो। 1977 के इंतखाबात में धांधली भी तारीख का एक स्याह बाब है, जब तमाम सियासी पार्टियों ने सड़कों पर निकलकर भुट्टो की हुकूमत को खत्म करके दम लिया, जिसके नतीजे में बदतरीन मार्शल लॉ की राह हमवार हुई और 11 बरस तक अवाम यही कहती रही कि वोट को इज्जत दो। 1990 में बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IGI बनाई गई, जब सरकारी फंड से सियासी जमातों में रकूम तकसीम की गई। इस बदतरीन धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा कि वोट को इज्जत दो। फिर 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तख्ता उलटकर बैलेट से बनने वाली हुकूमत को बुलेट के जोर पर घर भेज दिया और उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को कैद कर दिया गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि वोट को इज्जत दो। 2013 के इलेक्शन के बाद 35 पंक्चर का इल्जाम लगाकर 126 दिन का धरना देने वाले मेरे कप्तान ने भी डी चौक में यही कहा कि वोट को इज्जत दो। 2018 के इंतखाबात में एक बार फिर इलेक्शन में इंजीनियरिंग और साइंटिफिक धांधली का शोर सामने आया और ऑपोजिशन ने धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को घर भेजने के लिए पार्लियामान से मैदान का रुख करते हुए भी यही कहा कि वोट को इज्जत दो। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद एक बार फिर हिमालय की ऊंचाई से यही आवाज गूंज रही है कि वोट को इज्जत दो। नाज़रीन, अवाम को सादिक और अमीन उम्मीदवार नहीं बल्कि सादिक और अमीन इलेक्शन का निजाम चाहिए। एक ऐसा निजाम जिसमें इलेक्शन दिन ही नहीं बल्कि इलेक्शन से कबल और बाद में भी धांधली नामुमकिन हो। एक ऐसा निजाम जिसमें कोई भी ताकत अवाम के वोट की तौहीन ना कर सके, बैलेट बॉक्स में डाले गए वोट की इमानत में खयानत ना की जा सके। एक ऐसा साफ और शफाफ निजाम जिसमें अवाम के वोट की बहुरमती करने वालों को कटहरे में लाया जा सके। हर पाकिस्तानी फख्र से कह सके कि शुक्रिया मेरे कप्तान, आपने वोट को इज्जत दी। और इसी सिलसिले में नाज़रीन, मेरे कप्तान ने आज एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर शो ऑफ हैंड्स होगा और हाथ खड़ा करके ही जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसका फैसला किया जाएगा। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी उन्होंने आज ऐलान किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। दूसरी जगह PDM का आज इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान आज अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो भी नताइज आए हैं इंतखाबात के, हम उसे मुस्तरद करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि PDM के जितने जलसे हैं वो स्केड्यूल के मुताबिक होंगे, कोरोना का बहाना बना के उन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करता हूं। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदली पबाज साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सस्सी पलेजो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और तज्जियाकार महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक आज क्या ऐलान किया है, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं।
मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, तो इसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख रहे हैं। जो अब बाकी जमातें कहती हैं कि जनाब ये सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वो फिर हमारे साथ मिलके ये 2/3 अक्सरियत से इसको बिल को पास करें। ये नाज़रीन मेरे कप्तान की आपने गुफ्तगू सुनी। क्या राय रखते हैं मेरे पैनलिस्ट आज इस सारे सिलसिले में? सबसे पहले मेमल सफार साहिबा के पास चलेंगे। मेमल साहिबा, वोट को इज्जत देने की बात पिछले 70 साल से जायद से हो रही है, और अगर आज कप्तान ने इसका ऐलान किया है, खुशाइन बात है ये? देखिए, बिल्कुल खुशाइन बात है। मैं तो कहती हूँ मंसूर के एक्चुअली जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं इस वक्त, पीडीएम जो सारे जो चीज़ें कर भी रही है, उनको इस चीज़ को सबसे पहली प्रायोरिटी बनानी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ताकि ये जो हर इलेक्शन के बाद ये कहना कि रिगिंग हुई है, होती भी है, अगर सिस्टमेटिक है नहीं है, किस तरीके की होती है, ये सब जो है अगर इसको ख़त्म करना है, इस ट्रेडिशन को ख़त्म करना है, तो फिर आप बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत के साथ बैठें, सारी ऑपोजिशन की जमातें बैठे, इसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर कई प्रोसीजर्स हैं, कई चीज़ें हैं, जिस तरह यानी कि जो वोटर वेरिफिकेशन है, क्या वो उसका तरीका क्या होगा, उसका निज़ाम बनाना है, किस तरह बनाना है। फिर ये है कि क्या कैमराज होने चाहिए पोलिंग स्टेशन के अंदर, जिस तरह आपने अभी अमरीकी इलेक्शनों में भी देखा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर ये पार्टी जब मिलकर बैठ के जो लेकिन है, जिसके ऊपर ये एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि इस तरह हुआ, रिगिंग हुई है, तो वो मानते नहीं है। ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए, ज़रूरी दो चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये है कि हमारी सारी जो हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमतें, वो अपना टाइम मुकम्मल करें, यानी कि 5 साल जो है वो हर हुकूमत अपनी पूरी करे। और साथ साथ ये इलेक्टोरल, इसीलिए इस हुकूमत के 5 साल इमरान खान साहब, बिल्कुल, इसलिए इस हुकूमत के 5 साल होने बहुत ज़रूरी है मुकम्मल। वैसे सबके होने चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन जैसे जैसे आएगी तब तक हमारी जमहूरियत वैसे वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथन होगी। फिर साथ हमें उसके क्या चाहिए मंसूर, क्योंकि हम हमेशा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो बात करते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है फ्री प्रेस, फ्री मीडिया जो होता है वो इंश्योर करता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस भी जो है वो साफ शफाफ है। फिर फ्री जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस तरह से जजेस को बनाने का तरीका जो कि पहले हुआ भी था और फिर उसको अंडू किया गया, उसके अंदर भी मेरे ख्याल में दोबारा बात होने की इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहुत जरूरी है। तीसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस साफ शफाफ होने का, क्योंकि हमने देखा कि नैब बना क्यों था, किस तरह से इस्तेमाल हुआ सियासतदानों के ऊपर, जो हम सारी बातें करते हैं कि किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। तो ये 3 चीजें भी साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, अगर ये सारी पार्टीज बैठकर इंश्योर करें, हुकूमत समेत ऑपोजिशन समेत, इसके ऊपर बात करें और सीरियस करें, तो जिस तरह एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जिस तरह हम एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट इसके ऊपर एक प्रॉपर बात, ताकि हमारा सिस्टम सही हो। ससी पुलेजो साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन जहां पे बात मुज़ाकरात की हो रही है, टेबल टॉक की हो रही है, इस वक्त आपकी जमात और नून लीग तो ऐसी पोजीशन लिए बैठी है कि जनाब गवर्नमेंट से तो बातचीत हो ही नहीं सकती, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किस तरह होंगे? आपको मानना पड़ेगा कि आज जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, बड़ा खुशायद ऐलान है ये तो। मंसूर, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी ही एक हेल्दी डिबेट है, ऐसी चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए शोज़ में। हम कहते हैं जो चीज़ भी हो पार्लियामेंट के मंच पर हो, जो फोरम है आईनी आपका और सबसे बड़ा, और इस हवाले से कमेटी भी बनी हुई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से काफ़ी काम भी हुआ है। लेकिन चूँकि पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में शायद यकीन नहीं रखते, फिर तो यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी आता है कि आइन पर तो यकीन रखते हैं, तो फिर ये इससे क्यों भागते हैं? पार्लियामेंट को उन्होंने महज एक रबर स्टैम्प बनाने की हितल इम्कान कोशिश की, अब तक वो आते ही नहीं है, वो स्टैंडिंग कमेटीज में भी नहीं आते। जो बिल्स या लेजिस्लेशन जो होती है, रेफर होती है मुख्तलिफ कमेटीज में, अभी भी सेनेट की कमेटीज जो है आपको पता है पाबंदियाँ हैं। इवन इलेक्शन कमीशन ने खवातीन के वोट पर, मेरी कमेटी की खुद जो जिसको मैं प्रिसाइड करती हूँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसकी दूसरी दफ़ा मीटिंग जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। अब हालत यह है कि आपका जो भी डायलॉग होगा, जो भी चीज़ होगी, उसकी पेशरफ जो है वो, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमने मतलब हमारी पार्टीज ने, और बड़े आउटवर्ड से निकली हुई हैं, बहुत उन्होंने जो है झेला हुआ है और कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ी अहम है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी है, लेकिन अभी भी धांधली की तलवार जो है हर इलेक्शन में लटकती नजर आती है,
और उसको जरूर दूर करना होगा, चाहे वो सेनेट अपर हाउस की बात करें, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन के हवाले से करें, जो चीज भी हो कंसेंसस के साथ जो है उसको उस पर बात लेकिन शशि साहबा ये जो अगर मैं जरा लेट्स टेक इट पॉइंट बाय पॉइंट, अगर हम सेनेट के अंदर शो ऑफ हैंड्स की बात करें, मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ी अच्छी एडवाइस है, एक अच्छी सजेशन है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले मैंने देखा है कि आप लोगों की दोनों की जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी चूंकि इक़्तिदार भी रही हैं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर से इस सिलसिले में एक्सेप्टेंस नहीं देखी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने एक अच्छी, अगर खुद प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑन बोर्ड है इस मामले पे, फिर लेकर आए वो पार्लियामेंट में और सारी जमायतों का मौक़िफ़ लेना चाहिए। जो भी अच्छी चीज होगी, आपको पता है कि हम जमहूरी अमल को स्ट्रेंथन करने के लिए पीपल्स पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटी है, बल्कि 100 अज़ाब झेलकर भी उस चीज के हवाले से हम हमेशा पार्लियामेंट की टेबल टॉक में, उसकी कमेटीज में हम बैठे हैं और उस पर डेलिब्रेशंस होती हैं, चाहे होल कमेटी में, सेनेट में भी घंटों के घंटे बैठे हैं, चाहे जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए थे, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आए थे, तो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो लूप होले उस पर बात करने की बात हो, या दूसरे जो कवानीन है, बहुत देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, वी नीड टू ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस ऑब्वियसली इन सिस्टम, लेकिन जहां ये चीज भी, इसको भी अगर पॉजिटिव जो भी चीज होगी, लेकिन पार्लियामेंट को अहमियत देना उनको पड़ेगी। निहाल हाशमी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब आप लोगों का जो बयानिया है, ये जो नारा है कि जी वोट को इज्जत दो, अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर एक इस वोट के, सेनेट के अंदर इस वोट को इज्जत दे रहे हैं, आपको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरी जगह पे मरियम नवाज साहब अभी कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होके ये कह रही थी कि जनाब पीडीएम के जलसे उसी तरह ही चलेंगे, ये कोरोना शरोना की वजह से जो है वो इस स्केड्यूल को खराब ना किया जाए। अच्छा, मौलाना माजरत के साथ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद एक ऐसी शख्सियत है कि वो शायद कोरोना की संगीनी को खुद भी नहीं समझ पा रहे। आपके ख्याल में इनको एक दफा दोबारा नहीं सोचना चाहिए कि एक जगह पे अगर रिफॉर्म्स की बात हो भी रही है, थोड़ा सा जरा इंतजार कर लें, लोगों की जाने तो सबसे ज्यादा अहमियत होनी चाहिए उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर, मैंने शशि की भी बातें सुनी, बहुत अच्छी हौसला अफजा है, आपने भी अच्छी हौसला, आज आपकी ट्वीट भी मैंने देखी जिसमें आपने 10 आउट ऑफ 10 दिया। बात सारी यह है कि नीयत, अगर नीयत ठीक हो, सारा डिपेंड करता है नीयत के ऊपर। देखिए, अगर यही सोच, फिक्र और नीयत थी तो 2018 में जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का हुआ तो उस वक्त आपने देखा यही वो पार्टियां थी जिन्होंने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब मरहला आया तो ये वही थे ना, कोई और तो नहीं था, इमरान खान साहब भी थे पाकिस्तान के वजीर आजम। उस वक्त उनकी सोच में क्या थी कि ना हाथ शो ऑफ फंड करवा लेते तो शायद आज उनकी बातों की अहमियत होती। फिर सिर्फ शो ऑफ हैंड से काम नहीं चलता, इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है। अभी हालिया दिनों में हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि पोस्टल बैलेट से किस तरह से धांधली की गई कि जहां पे मुलाजमीन 700 है वहां पे 1900 वोट इशू कर दिए गए और टोटल हल्के के वोटों की तादाद ही अगर 12,000 है तो फिर जो 1900 जिसको इशू की गई वो तो जीत ही जाएगा। अब इसी के साथ आप माजी में 2018 का एक बिटर एक्सपीरियंस है, आरटीएस सिस्टम जाम हो जाना और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें बेबस नजर आए। असल में तो इलेक्शन कमीशन को आपको स्ट्रेंथन करना है। नहीं, निहाल हाशमी साहब माजरत, लेकिन इससे पहले जब आपकी हुकूमत थी 2013 से लेकर 15 तक, उस दौरान एक ऐसा टाइम पीरियड भी था, सेनेट के अंदर आपकी अक्सरियत थी, कौमी असेंबली के अंदर आपकी अक्सरियत थी, ये सारा कुछ अगर कानूनी तौर पर चाहते तो आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। चले देर आए दुरुस्त आए, आप इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर लें, आप कर लें, मैं कर लूं, हम पहले 1 घंटा बैठ के पूरी तनकीद कर लें उनके ऊपर, वो बहुत बुरे, उन्होंने ये भी गलत किया, उनकी गवर्नेंस भी गलत, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अब आप पुराने ताने तशने देते रहें, मामला फिर उधर का उधर ही लटकता रहेगा। अगर वो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो कम से कम उस पर तो अप्रिशिएट करें। नहीं मंशूर, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि किसी आदमी के मुस्तकबिल को समझने के लिए उसकी माजी के ट्रैक रिकॉर्ड। सर अगर आप इस तरह करेंगे फिर मैं नवाज शरीफ साहब के 1985 तक चला जाऊं माजी के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल में अगर आप जब वोट को इज्जत दो का नारा मारेंगे तो मेरा तो कहका निकलेगा फिर उसके ऊपर। नहीं देखिए, अभी उन्होंने टेबल ही नहीं किया है, कौन से फॉर्म में लेके आना चाहते हैं वो अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कोई एक्ट ऑफ कांग्रेस नहीं है, कोई बिल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई मामूली और मजाक चीज नहीं होता है, इसके ऊपर दोनों पार्लियामेंट की 2/3 की अक्सरियत के साथ उसके प्रॉन्स। अरे निहाल साहब मेरा कहने का मकसद है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी है,
अगर कह दिया, अब तो देखें नेशनल टेलीविजन पे अपने काबीना के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के साथ बैठ के कह दी है, आपको तो उनकी बात पकड़ लेनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अब आपने कह दिया ना, अब हमने आपको जाने नहीं देना इस बात से, आप इधर खड़े रहे। क्या है वो अमेंडमेंट लेके आए, वरना ये हमें तो लगेगा कि यूटर्न कर लेंगे, ये यूटर्न के माहिर यूटर्न ना कर ले, ये वो प्रपोजल तो लेके आए, टेबल तो करे अमेंडमेंट को, बगैर टेबल किए सिर्फ टेलीविजन चैनल पे कहने से तो नहीं हो जाता, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लेके आए, दोनों पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कमिटीज में जाएगी, लॉ कमेटी में जाएगी, पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी में जाएगी, उसकी वेटेज होगी, देखा जाएगा, सारे बैठते हैं, उसमें डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि जनाब आप बताइए इसको होता क्या। ओवरनाइट तो नहीं हो सकता कि आप बुलडोज करके हर चीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो, बट टेबल तो करें पहले। अच्छा, वैसे ये आपने एक जो, मैं अंदलीप साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन एक जो आपने बात की जी, इस पे एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं, ये शो ऑफ हैंड्स के ऊपर वैसे इस पे भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है इसमें। जब हम ना अच्छा, जब हम कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं तो हम उसको बहुत उसकी छान पटक की जाती है, हम शो में इवन मीडिया के भी लोगों को हम बुलाते हैं, लॉ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पार्लियामेंटी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हम बुलाते हैं, सबको। कानून किसी एक का नहीं है ना, एक पार्टी का नहीं है, ये पूरी कौम के लिए बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसकी बहुत अहमियत। ठीक, अंदलीप अब्बास साहब, ठीक है सर, ठीक, अंदलीप अब्बास साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। ऑपोजिशन को अभी भी चंद खदशात हैं, उनको लगता है कि ये ना हो कि कप्तान जो है माजी की तरह फिर एक यू टर्न ले लें, तो इस पे ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए कोई गुफ्तगू शनीद की जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब का माजी के अंदर कुछ रिसेंटली एक एटीट्यूड ये रहा है कि बात करने की जरूरत नहीं है ऑपोजिशन से, इनके साथ कोई बातचीत हो नहीं सकती, कुछ इस सिलसिले में कोई तब्दीली आएगी प्राइम मिनिस्टर के रवैये में? देखिए, इसमें मैं आपको 3 इसके एंगल्स करती हूँ। पहली बात जो आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे फैटफ के बिल्स पे जब इन्होंने वॉकआउट कर दिया और इन्होंने कहा कि हमने उस पर नहीं करना साइन, ये नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ, जिसका एग्जाम्पल ये दे रहे थे कि जी पार्लियामेंट की कोई तौकीर नहीं है, पूरे फैटफ के दौरान ये वॉकड आउट, और फैटफ पाकिस्तान को बचाने के लिए था, और शुक्र करें कि वो ब्लैक लिस्ट में हम नहीं गए बिकॉज इंडिया पीछे पड़ा हुआ था। तो उस वक्त खान साहब ने खड़े होके बिल्कुल बुलंद दावा ऐलान किया कि मैं हर चीज पे ऑपोजिशन से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं सिवाय करप्शन के। तो जब कोई हम लेके आते हैं बिल, वो सबसे पहले आपको पता है वो ये वाला जो है खाता वो निकाल लेते हैं 34 अपनी शिकों का कि पहले आप ये साइन करें। अब ये देखें जो इसकी डिटेल्स है उसमें आप अगर पढ़ लें ये सारा, तो वो तो खत्म ही हो जाएगी ना बात कि 1 अरब से नीचे आपने चोरी जो है वो चोरी नहीं गिननी है, सेक्टर। मसला ये है। दूसरा, सेनेट के अब ये जो है शो ऑफ हैंड्स, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे तो जिसको कहते हैं दूसरी दफा सोचना भी नहीं चाहिए। शो ऑफ हैंड्स इज द बेस्ट वे कि करप्शन रोकें, क्योंकि हर दफा ये होता है जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसे दिए गए। आपको याद होगा पिछले सेनेट में सबने कहा हुई है, सबने कहा जी हमारे बंदे थे, सिर्फ एक पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने अपने 20 MPs निकाल के बाहर किए, 2 महीने और 3 महीने जितने भी 2 रह गए थे इलेक्शंस को और टिकटें देने को, उसके बावजूद निकाल दिए। आज तक इन्होंने कभी किसी बंदे को निकाला, कभी किसी बंदे का नाम आया नहीं आया। और अभी पीडीएम में जो तीसरी बात मैं कह रही हूँ, अभी पीडीएम की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मौलाना साहब ने कह दिया कि हम कोई इस किस्म की इंतखाबात की उस पर चेंज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज इनकी पैदाइश, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था जो एपीसी को उन्होंने कर रहे थे कि जी हमेशा यहाँ इलेक्शंस जो है वो मैनेज होके आए हैं, विच मेंट कि 3 दफा वो खुद मैनेज होके आए हैं, 4 दफा पीपल्स पार्टी मैनेज होके आई है। इस दफा चूंकि मैनेज नहीं हुए और ये बाहर हो गए हैं, तो इस दफा इन्होंने शोर मचाया धांधली का, वरना तो ये खुद ऑन रिकॉर्ड है कहने के कि जी हम भी मैनेज होके आए हैं। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ साहब प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में मान चुके हैं। तो आप मुझे यह बताएं कि ऐसी जमात जो कि शो ऑफ हैंड्स पे ऐलान कर रही है कि जी हम साथ नहीं देंगे, तो उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत यही है कि सारी उम्र इन्होंने धांधली करके मैनेज करके जब आते हैं शो ऑफ हैंड्स हुआ, तो उस पे तो ये सारा चीजें नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आपको याद होगा, हम खैबर पख्तूनख्वा में थे, हमने वहां पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हमने पूरा तैयार किया, हमने एक्सरसाइज कराई, मॉक्स भी हुए,
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और इन्होंने इनकार कर दिया उसको रखने से और उसको एक्सपेंड करने से। अच्छा, तो अब हम आए हैं, हम ये करेंगे और अगर ये साथ देंगे तो ठीक है, नहीं साथ देंगे तो जैसे आप कह रहे हैं, जैसे सारी दुनिया ने अभी देख रहे हैं, पता लग जाएगा कि धांधली को सस्टेन कौन करना चाहता है और कौन नहीं। ठीक है नाज़रीन, एक मैं दूंगा उसके बाद एक दो इश्यूज के ऊपर और भी। ये जो पीडीएम की जानिब से ऐलान किया गया है कि जनाब जलसे वलसे हम लोग कोई मुलतवी नहीं करेंगे, चाहे कोरोना आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कितनी खतरनाक बात साबित हो सकती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो बात हो रही है, लेकिन जहां पे वोट को इज्जत देने की बात हो रही है, वहां पे पीडीएम की जानिब से आज ऐलान किया गया है कि कोरोना को बहाना बना के हमारे जलसों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये कतई तौर पे मंजूर नहीं है। पीडीएम के जलसे उसी तरह ही होते रहेंगे। निहाल हाशमी साहब से सवाल करना चाहूंगा। निहाल हाशमी साहब, 20,000 से ज्यादा केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 2,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं और मामला सीरियस होता जा रहा है। सेकेंड वेव को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि कोरोना की सेकेंड वेव है, लेकिन पीडीएम फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ये गलती नहीं की जा रही पीडीएम की जानिब से? मंसूर, एक चीज रह गया था कि देखिए, आपको याद होगा जब ये असेंबली बारूद के वजूद में आए तो शहबाज शरीफ साहब जो कायदे इख्तिलाफ थे, हमारी नीयत हमेशा ठीक थी। उस वक्त भी हमने कहा था कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे साथ कर लें, तो अगर ये अच्छी चीज आएंगे अमेंडमेंट या कुछ तो हमें, मगर दूसरी तरफ तो ये हमारे मेंबर तोड़ने के चक्कर में रहते। अब आपने जो बात की पीडीएम के जलसों के हवाले से, देखें सरकार तो वैसे भी जलसे नहीं करती। सरकार का काम होता है खिदमत करना, तरक्याती काम करना, मुल्क को तरक्की देना। मगर उन्होंने अभी हालिया दिनों में देखा, जब वो गिलगित के जलसे में गए तो उनके पीछे लोग टर्नआउट नहीं हुआ। टर्नआउट हुआ या मरियम बीबी के जलसे में या बिलावल साहब के जलसे में। हम ये कहते हैं कि एसओपी के तहत अगर आप जलसे, आपका काम खत्म हो गया तो आप हमारे भी जलसे रोक रहे हैं। एसओपी के तहत हम जलसे कर रहे हैं। हम जो एसओपी आप, या अगर आप समझते हैं हम नहीं कर रहे तो आप एक एसओपी बना के दे दें। सर, कौन से एसओपी के तहत आप जलसे कर रहे हैं निहाल साहब? जरा वो एसओपी मुझे समझाइएगा। देखिए, हमने नगर में एक जलसा किया, हमने 5-5 फुट का फासला रखा हुआ, तो उसमें हमने उसको अडॉप्ट किया, ऑब्जर्व किया। और मैं ये समझता हूं 5-5 फुट का फासला किसके रखा हुआ था? लोगों के दरमियान, लोगों के दरमियान, जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे या जो पिंडाल के अंदर आम लोग मौजूद थे? देखिए, पिंडाल के अंदर भी लोग बड़े बाशऊर हैं, लोग समझदार हैं। हम भी समझते हैं कि कोरोना को हमें फाइट करना है, तो हम उस एसओपी को बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं और हमें करना भी चाहिए। और हमें लोगों में आगाही भी हम देते हैं कि हमें इस मुजी मर्द से लड़ना है, बचना है, और हम इसको फॉलो करते हैं। एसओपी को तो हम मुकम्मल फॉलो करते हैं, मगर इसके आड़ में अगर आप मोबिलाइजेशन को रोकना चाहें, लोगों के एहतजाज को रोकना चाहें, तो ये एक नामुनासिब चीज है। निहाल साहब, अगर इस आप लोगों के इन जलसों की वजह से ये बीमारी मजीद फैल गई, आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? देखिए, जलसों के वैसे बीमारियां नहीं फैलती हैं, बल्कि आगाही फैलती है। हम अपने जलसों में ये भी निहाल साहब, सीरियसली डिड यू जस्ट से दैट? निहाल साहब, सीरियसली डिड यू जस्ट से दैट कि जलसों की वजह से बीमारी नहीं फैलती? नहीं, हम तो आगाही देते हैं लोगों को। आगाही किस बात की आगाही निहाल साहब? बीमारी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? ये क्या कंपैरिजन है आपस में? ग्लोबल पेंडेमिक है यार। नहीं, तो ये दो दिन पहले तक जब जुल्फिकार बुखारी साहब और अमीन गणा, सर गलत था, सर गलत था निहाल साहब, कोई भी कर रहा था गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो जुल्फी बुखारी कर रहा था या मरियम नवाज कर रही थी या बिलावल भुट्टो कर रहे थे, अगर उन्होंने ये जलसे मुनक्किद किए, मैं तो उस बात पे भी हैरान हो रहा था कि एक जगह एनसीओसी ये बैठ के कह रहा है कि जनाब इज्तिमात को बंद करें, दूसरी जगह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जमातें जो है वो उसी तरह कैंपेनिंग कर रही, उसी तरह जलसे कर रही, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बल्कि अगर आप चाहते तो ये सब कुछ वीडियो लिंक के जरिए हो सकता था, लोग आपको यूट्यूब के ऊपर सुन सकते थे, फेसबुक के ऊपर देख सकते थे, लेकिन वहां पे फिजिकली जाना क्यों इतना जरूरी था? और अब भी आप आगे यही करने जा रहे हैं। आपको पता है कोरोना खतरनाक से खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद मैं शशि साहब के पास जाता हूं। जी देखिए, मैं समझता हूं कि यकीनन हमें बहुत एहतियात करना चाहिए और पीडीएम की जो लीडरशिप है उस पर गौर फिक्र भी कर रही होगी। मगर अगर कोई सेटल्ड है, कोई डिक्लेयर्ड है, कल एक जलसा होना है, तो वो उसके बाद फिर गौर फिक्र करेंगे। और फिर बात सारी ये है कि ये सारी एसओपी हमारे वक्त में क्यों याद आ रही है? जुल्फिकार बुखारी साहब, इमरान खान साहब और अमीन गणा साहब के दौर में, जब सरकारी सतह, सरकारी सरपरस्ती में जलसे हो रहे थे।
शशि पलेजो साहिबा, ये बड़ी अजीब आर्ग्यूमेंट है कि जी हमारे दफा या हमारे जब हम बाहर निकलना चाह रहे हैं तो उस वक्त आपके ख्याल में कोरोना जो है वो पीडीएम के जलसों को देख के जो है अटैक करेगा, या वो देखेगा अच्छा जी चूंकि अब आप लोगों के जलसे स्टार्ट होने लगे हैं तो मैं भी अपनी सेकंड वेव जो है वो शुरू कर दूं? मंसूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। पहले फेज में तो शायद दूसरी दुनिया के ममालिक के बनस्बत हम खुशकिस्मत निकले कि वो रेट उस तरह नहीं ऊपर गया, फौतियों का भी, और काफ़ी बच बचाव हो गया। लेकिन इस वक्त जो है दूसरी लहर अल्लाह पनाह करे, रहम करे। लेकिन यहाँ हुकूमत को तो विजिलेंट होना चाहिए, शादी हॉल्स ये सारी चीज़ें उस पर भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो माशफी साहब ने बात की, मेरे ख्याल में अभी मैं मिसाल देती हूँ कि उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग सेशंस तो नहीं हो रहे, स्टैंडिंग कमेटीज उन्होंने जो है बंद की हुई हैं। उसमें भी खुद मेरी कमेटी भी थी हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, जिसको मैं हेड करती हूँ। उसमें इलेक्शन कमीशन और ख़वातीन के हवाले से जो वोट रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा मामला है, ये भी रिफॉर्म्स में आता है। ये दूसरी दफ़ा उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो वहाँ कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं, ईसीसी की हो रही है। जाहिर बात है मुल्क और कारोबार को भी, कारोबार को भी चलाना है, गवर्नेंस के हवाले से भी है। लेकिन क्या आपकी पार्लियामेंट क्या दूसरे दर्जे की है? क्या पार्लियामेंट की भी वो चीजें होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के जो जलसे हुए हैं, यानी अभी वो उसी उसमें हमें मोड में दिखाई दिए, एज इफ यू नो जो धरनों में वो थे। और जो लबो लैंग्वेज को तो छोड़ दे, प्री पोल रिगिंग जो हुई दुनिया ने देखी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। एविडेंस भी हमारे पास है और सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के पास भी है, ताजदर साहब के लेटर्स और दूसरे को आप देख लें। लेकिन बात यहाँ आती है कि एसओपीज को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये क्या हमारी क्या हॉबी है कि जलसे चलाना? अगर वो पार्लियामेंट में ताले लगाते हैं, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प की तरह चलाते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज की कोई वक़्त नहीं है, अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जा, सारे हमारी टॉप लीडरशिप जेलों में हो। शशि साहिबा, आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा शशि साहिबा, आई डू नॉट डिसएग्री विद एनीथिंग दैट यू आर सेइंग, लेकिन व्हाट डज इट हैव टू डू विद कोरोना, व्हाट डज इट हैव टू डू विद द पेंडेमिक? एक वबा फैली हुई, इसका इन सारी चीजों से क्या ताल्लुक है? मैं आपकी उसी बात पे आ रही थी। हमारी कोई खुशी नहीं है, लेकिन लोगों का जो मुल्क में पोलराइजेशन है, जो पीटीआई की क्रिएट की हुई है, जो ना बराबरी है, ना इंसाफी है, लोग जो है वो खुद ब खुद निकलने को भी तैयार है। महंगाई के आलम में उसमें उस पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, ना इंसाफियों को, गैर जमहूरी रवैयों को और पाकिस्तान को ज्यादा मजदीक इस्तेकाम देने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आप वाली बात भी ठीक है, एसओपीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। उसको बिल्कुल जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे भी ज्यादा आती है, लेकिन अपोजिशन पे भी आती है। अंदलीप अब्बास साहिबा, ये अंदलीप अब्बास साहिबा आपने सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन मेरे सामने जब ये आर्गुमेंट रखा जाता है ना जी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो गए, सारी कैंपेनिंग हो गई, अब जब मामला सिर्फ पीडीएम की हद तक आता है, क्योंकि सारी बात है नो कि अगला एक महीना जो है वो पीडीएम के शोज का है, अब जाके प्राइम मिनिस्टर जब ये कहें कि जनाब अब जलसे नहीं होंगे, तो जारी बात है फिर इनके आर्गुमेंट को काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ जी, जब अपने लोग जाके गिलगित बल्तिस्तान में सब कुछ कर रहे थे, जुल्फी बुखारी हो गई, अली अमीन गंडापुर हो गए, मुराद सईद हो गए, तो जब ये सब कुछ कर रहे थे तो फिर उस वक्त तो किसी को रोक टोक नहीं थी। मैं एक ब्रेक, उसके बाद दिलीप साहिबा को मौका देंगे कि इसका जवाब दें। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीडीएम के जलसे चलते रहेंगे, कोरोना का बहाना बनाने की कोशिश ना की जाए। और साथ साथ जब ये सवाल किया जाता है उनसे कि जनाब कोरोना बढ़ रहा है, कुछ सोचिए, तो वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कैंपेनिंग कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, उस वक्त कोरोना का ख्याल नहीं आया। अंदलीप अब्बास साहिबा, इसका क्या जवाब दिया जाए? अंदलीप अब्बास साहिबा, इसका क्या जवाब दिया जाए? आप सुन सकती हैं मुझे? अंदलीप अब्बास साहिबा से दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। महमूद साहब, क्या जवाब दिया जाए इसका? देखिए मंसूर, मेरे तो इसमें सिंपल सी चीज़ है। मैंने पहले भी जब पीडीएम के जलसे स्टार्ट हो रहे थे और कोरोना के आपको पता है कि दोबारा से केसेस बढ़ने शुरू हो रहे थे, मैंने तो उस वक्त भी ये बात की थी कि ऑपोजिशन के ऊपर बिल्कुल इल्ज़ाम आएगा
और बेशक हुकूमत भी अपने जलसे उस वक्त कर रही थी और गैदरिंग्स कर रही थी, अभी भी जिस तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का भी कहा है, लेकिन हुकूमत के तो अब खत्म हो गए ना, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया। पीडीएम के ही जलसे, जिस तरह आपने अभी बात भी ये की है, इल्जाम आएगा ऑपोजिशन पे, क्योंकि केसेस खुदा ना खास्ता बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ेंगे, तो इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत भी ऑपोजिशन के जलसों पे डालेगी, हम मीडिया वाले भी डालेंगे। और ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल होना चाहिए ऑपोजिशन को। ये हो सकता है कि हुकूमत जो है वो सियासत की वजह से इनको रोकना चाह रही हो, वो एक उन्हें भी एक नजर आ रहा है कि एक जितनी इन्फ्लेशन है, बाकी सारा कुछ है, तो उसकी वजह से ऑपोजिशन इस मौके को इस वक्त स्ट्राइक करना चाहती है, गैस का बहरान आ रहा है, बाकी और चीजें आ रही है। लेकिन कोरोना एक ग्लोबल पेंडेमिक है और असल चीज है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको यानी कि हम झुटला सकते हैं। तो इसलिए अगर वो सियासी मकासद के लिए भी गवर्नमेंट यूज करे तो कोई बुराई नहीं है। किस तरह? नहीं, मैं तो नहीं मना सकती, मंसूर, सीधी सी बात है, हुकूमत भी नहीं। गवर्नमेंट किस तरह मनाएगी? वो कहेंगे कि जनाब हम आपको गिराने के लिए आ रहे हैं, हुकूमत का टाइम कम रह गया। नहीं, मैं तो इसमें कह रही हूँ कि ऑपोजिशन को खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट भी नहीं उनको मना सकती, इसके अंदर मैं और आप भी नहीं मना सकते, कोई भी नहीं। ये उन्होंने खुद ही अगर डिसीजन लेनी है कि वाकई कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, हमारे उधर से भी फैल रहे हैं जलसों से, ये इररिस्पॉन्सिबल चीज होगी, तो मेरे ख्याल में अभी फिलहाल रोक देते हैं, बाकी कुछ और चीजें। दिलीप अब्बास साहबा, किस तरह मनाया जाए? वो एग्जांपल्स देते हैं गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेनिंग की, आप लोगों की, क्या किस तरह जवाब दिया जाए इस बात का? देखिए, बात तो ये है कि कुछ जो सेकंड लहर है ना, उसका हमें थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि पहली दफ़ा जब आई तो ना अमेरिका को ना यूरोप को किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। तो कुछ फैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं और उसमें नंबर 1 ये है कि जी आपकी ये जो रैलीज़ होती है, अमेरिका में भी यही हुआ कि जब ये इलेक्ट्रल रैलीज़ हुई तो आपको पता है 1,80,000 उसके केसेस आने शुरू हो गए। दे आर सुपर स्प्रेडर्स। एक तो ये है। दूसरा ये है जी पॉजिटिविटी रेशियो क्या होता है और उस पर आप कब समझते हैं कि जी अब आपको किस लेवल की चीज़ें बंद करनी चाहिए। हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो था जब हमारे हालात अच्छे थे तो वो लेस देन 2% था। आज पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो कोई 7% के करीब है। 5% WHO कहती है कि अगर आप 5% से ज्यादा होंगे दैट मीन्स कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होनी शुरू हो गई हैं और ये तेजी से फैलेगा। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर म्यूटेट भी किया है और अल्लाह माफी दे, हो सकता है हम वॉर से यही सोचें कि जी ये कम हो, लेकिन कुछ इसकी जो लिथैलिटी थी जिसपे हम पहले जितना ज़्यादा एज होती थी उसको ज़्यादा अफेक्ट करती थी, उसमें भी चेंज देखा है और कुछ यंगर फर्टिलिटीज़ भी अक्रॉस हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए सामने हम ठीक है, अगर हम कंट्रोल कर लेंगे 1 महीना और पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो 3-4% के करीब आ जाता है तो दोबारा से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन 7% की पॉजिटिविटी रेशियो के साथ सब कुछ वैसे ही चले, ये बिल्कुल दानिशमंदाना नहीं है। और क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमी भी बंद करनी पड़ेगी अगर वो फिर वही 20% लेवल पे जो लास्ट टाइम था वो चला गया तो लेकिन अब समझाया किस तरह जाए दिलीप अब्बास साहब? जाहिर बात है मैं और आप हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, इनको समझाया किस तरह जाए? देखिए, बात यह है कि उसमें मंसूर इनके अपने लोगों को देखें, वहाँ कायरा साहब को हो गया, फिर कैप्टन सफदर को हुआ, मुराद अली शाह साहब को हो गया, शजीर मेमन को हो गया और ये सारा जो है ये अब ये इंडिकेटर्स हैं कि जी पता तो नहीं चला होगा किससे किसको हुआ है, लेकिन कम से कम 20-25 लोगों को जहां जहां ये खड़े होंगे होगा और बाकियों को भी फैलेगा। तो इसलिए मेरा जो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इनकी सेफ्टी के लिए भी, इनके घर वालों की सेफ्टी के लिए, इनके बच्चे इनके बुजुर्गों की सेफ्टी के लिए कि अगर हम जानते बूझते 7% की पॉजिटिविटी के साथ सुपर स्प्रेडर्स के अंदर भी कंट्रोल ना करें, अभी के वो मुआशी हिसाब से इतने एसेंशियल नहीं है। ठीक है, हमें मार्केट्स और फैक्ट्रियां चलानी पड़ेगी क्योंकि मजदूरी है, लोगों की अर्निंग्स है, वो SOPs के साथ चले वो चल गई, लेकिन जो चीजें पोस्टपोन की जा सकती हैं वो सेफ्टी इनके अपने घर वालों की, अपने वर्कर्स के लिए मेरा ख्याल है कि ये फैसला करना चाहिए, हमारे लिए ना करें। ठीक नाज़रीन, जल्दी से मैंने एक ब्रेक के बाद ऑपोजिशन से एक दफा फिर कोशिश करते हैं कि अगर चले करना भी है, अगर आप जलसा करना भी चाहते हैं और आप समझते हैं कि वाकई आपके कहने के अंदर, आपकी बात करने के अंदर इतनी ताकत है, तो फिर SOPs क्राउड के लिए भी कोई बना दीजिए
मैं जापान की, कोरिया की एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं कि वहां पे एहतजाज भी हुए हैं, इस दौरान एहतजाज भी हुए हैं, लेकिन तमाम मुजाहिरीन को ये कहा गया कि अपने अपने डिस्टेंस रख के खड़े हो और बड़ा डिसिप्लिन के साथ वो फॉलो करने वाली कौम है। तो हम भी हो सकते हैं अगर ये लीडर वाकई समझते हैं कि इनके कहे में इतनी ताकत है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की। निहाल हाशमी साहब, आपसे मेरा सवाल है, कोरोना के हवाले से लोगों का डर, और जाहिर बात है हुकूमत का यह कहना है कि जलसों में ना जाएं, अवामी इज्तिमात में ना जाएं। दूसरी जगह कप्तान और उनकी टीम यह भी कह रही है कि मुआशी तौर पर भी हम मजबूत हो रहे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर अंदर डॉलर अब तकरीबन 10 रुपए तक अब तक गिर चुका है। उसके बाद अब क्या जवाब रह जाता है कि आप कप्तान की हुकूमत को यह कहें कि जनाब जनवरी से पहले पहले कप्तान की हुकूमत खत्म हो जाएगी या फारिग हो जाएगी? मंसूर, ये जो डॉलर की जो गिरावट है ये काफी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये ट्रम्प और दूसरी तरफ मईशत अगर मजबूत हो रही है तो हो जाना चाहिए, काफी रफ्तार में मिलनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, तरक्याती काम। तो ये कुछ चीज क्या है। अगर निहाल साहब अपना माइक ठीक कीजिएगा, आपकी माइक से आवाज सही नहीं आ रही, जरा उसको हिलाइएगा, शायद ठीक हो जाए पाकिस्तानी तरीका। आपके माइक की आवाज सही नहीं आ रही, जरा माइक को हिलाइएगा, शायद ठीक हो जाए। मैंने कहा ये सरकारी आला अगर ये मार्केट में या हकीकत में ग्राउंड में इसकी कोई वजूद ही नहीं है। ये तो ट्रम्प की राजनीति के वजह डॉलर नीचे जा रहा है, इनकी कोई कामयाबी नहीं। इनकी कामयाबी तब होती है कि डॉलर के लिए आते, बिजली जो है वो सस्ती कर देते, गैस यहाँ पे आप देखें पूरे पंजाब में, अपर पंजाब में लोगों को गैस पहुंच है, सब्जी टमाटर ये महंगी रूस पे पहुंच गई है, रोजगार कहीं पे पहले के कोरोना के वैसे रोजगार तो पहले ही जा चुका था। ठीक, निहाल साहब के माइक को मेरे ख्याल में इज्जत नहीं मिल रही, जिस तरह वोट को इज्जत उनके मुताबिक नहीं मिल रही, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आगे चलते हैं। सस्सी पलेजो साहबा से बात करते हैं। सस्सी पलेजो साहबा, हुकूमत का यह कहना है कि मुआशी तौर पर हालात बेहतर हो रहे हैं, आपके ख्याल में उसके बाद अवाम अब भी निकलेगी इस हुकूमत को खत्म करने के लिए? आपके पीडीएम के जलसे क्या सक्सेसफुल होंगे आपके ख्याल में? मंसूर, मुर्शिद का तो बड़ा गरक कर दिया है उन्होंने, कर्ज और इमदाद पे मामला सारे चलाए, उनका खुद मैनिफेस्टो उनको शायद वो भूल गए यार चीज। ने अभी गैस के हवाले से देखो, बिजली के बद में और दूसरे पेट्रोलियम के बद में जो है वो चीजें ऊपर नीचे कितनी, और 3 दफा 4 प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई हैं, यानी दवाइयों से लेकर आप सेक्युलर डेब्ट की बात कर लें, हम खसारे की बात करें, हम किस चीज की बात करें, क्या हर उस बहुत शुक्रिया। टाइम कम खत्म हो गया। नकवी साहब, अंदलीप अब्बास साहबा, सस्सी पलेजो साहब और बिमत सफराज साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।